हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत यूज़फुल टॉपिक हम आज बात करेंगे। क्या मेडिसिन से हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं? इस बारे में ये एक सेकेंड पार्ट है उस टॉपिक का जो हमने प्रीवियसली किया था और हमसे काफ़ी लोगों ने इस बारे में काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी हीटेड डिस्कशंस भी हुए, काफ़ी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, काफ़ी बुरे कमेंट्स भी किए कि आप ऐसा कैसे कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन से कोई ब्लॉकेज नहीं खुलता है, आप सिर्फ एंजियोप्लास्टी को प्रमोट करते हो इसीलिए आप ऐसा कहना चाहते हो, आप के पास ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं, आप आपके एक्सपीरियंस को जो भी है पर आप उसको होलीफाई कैसे कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए। तो आज अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो मेरे पास आई थी, जो मुझे सेंसिबल लगी थी, जिन्हें मुझे लगा था कि मैंने लास्ट टाइम क्लैरिफाई नहीं किया था या अपना पर्सपेक्टिव मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया था, आज हम उस चीज़ों पर बात करेंगे और मैं क्यों ऐसा कहता हूं कि मेडिसिन से ब्लॉकेज नहीं खुलेंगे, आज उस बारे में विशेष डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहे तो इसका कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक है, क्या मेडिसिन से कोरोनरी आर्टरी के नली के ब्लॉकेज खुल सकते हैं? अगर हाँ तो क्या एक्सपेक्ट करें और नहीं तो क्यों नहीं। ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म है कि काफ़ी जो क्वेरीज जो लोगों ने रेज़ किया था या जो कॉमन कंसर्न्स लोगों ने रेज़ किए थे उसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमने इस बारे में एक चैनल की पर एक टॉपिक किया है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था वो वीडियो और काफ़ी लोगों ने उसे देखा। तो आज उसी का सेकेंड पार्ट है। मैंने लास्ट टाइम जो कहा था कि किसी भी नली में अगर एक बार ब्लॉकेज हो जाए तो वो खुल नहीं सकता दवाइयों से, वो आज भी मैं उस पॉइंट पर अडिग हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में चेक एंजियो किए हैं। कई पेशेंट्स में देखिए, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास पुरानी सीडीज़ का और पुराने डेटा का एक्सेस रहता है कि किसी पेशेंट का आज से 5 साल बाद पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले एंजियोग्राफी हुआ, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास अवेलेबल होती है, उसकी सीडी भी अवेलेबल होती है और हम पेशेंट का डेटा या पेशेंट का डिस्कशन करके सारा डेटा निकलवा सकते हैं कि पहले कितना ब्लॉकेज था और एग्जैक्टली हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये पेशेंट ने पिछले 5 साल में दवा ली, ये पेशेंट ने दवा नहीं ली, ये पेशेंट ने लौकी का जूस पिया, ये पेशेंट ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, ये पेशेंट ने ईसीपी किया, ये पेशेंट ने कीलेशन थेरेपी किया। जो दुनिया भर में सारी थेरेपीज आती है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी है, सब पेशेंट ने किया, जो भी किया उसको हम रीवेरीफाई कर सकते हैं विद एन एंजियोग्राफिक एविडेंस। उस चीज़ को डेटा में हमने जो हमारा एनालिसिस है या बाकी कार्डियोलॉजिस्ट का एनालिसिस है, ज़्यादातर हमारे कार्डियोलॉजी फोरम्स में हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक्स पर। आज तक शायद ही किसी पेशेंट को हमने ब्लॉकेज को कम होते देखा हो कि पुरानी सीडी में 70% था अभी 50 हो गया, या अब पहले 85% था अभी 45% हो गया, ऐसा होते नहीं देखा। और इसका रीज़न ये है कि ब्लॉकेज अगर नली में एक बार डेवलप हो जाए तो वो यूजली जाता नहीं है। वो कितनी भी आप दवा ले लो, कितना भी परहेज कर लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज एक बार नली में अगर कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर पाना वापस से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो एलोपैथी में एकमात्र दवाई जो इसके लिए माना जाता है कि थोड़ी बहुत इफेक्टिव है वो स्टैटिन्स है। स्टैटिन्स के साथ 3-4 जो बड़े ट्रायल्स है जिसमें एक्चुअली एंजियोग्राफिक एविडेंस की बात हुई थी, इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी उन्होंने उस स्टडीज़ की थी कि देखने के लिए कि इस समय प्लाक बर्डन कितना है, आगे स्टैटिन देने के बाद, इतने महीने देने के बाद, फॉलोअप के बाद, साल 2 साल के बाद फिर से एंजियोग्राफी किया, फिर से आईवस किया, ये देखने के लिए कि कितना % कम हुआ। तो इनका डेटा यही कहता है कि प्लाक अगर कम होता भी है तो 2-5% कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब ज़्यादातर ये लोग प्लाक स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, प्लाक नहीं बढ़ रहा उसकी बात करते हैं। कोई भी स्टडी बड़ी जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट या बड़ी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्टडी है वो प्लाक कम होने की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात नहीं करती। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हैं, एस्टेरॉयड, मीटियोर, रिवर्स, सैटर्न, ये 4-5 बड़ी बड़ी ट्रायल्स हैं जो स्टैटिन्स के साथ किया गया था, जिसमें काफ़ी हाई डोज स्टैटिन्स को दिया गया था कई सालों तक। अब एक चीज़ ये भी मान के चल लीजिए कि इतना हाई डोज स्टैटिन ज़्यादातर लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। लोगों को मस्कुलर पेन्स होना चालू हो जाते हैं, लोगों को हाथ पाँव में दर्द होना चालू हो जाता है, कमजोरी लगना चालू हो जाती है, लिवर और किडनी पर थोड़ा डैमेज होना चालू हो जाता है। तो अल्ट्रा हाई डोज स्टैटिन्स जो है, यानी कि रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम्स और अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम्स, ये एंजियोप्लास्टी के बाद हर पेशेंट को हम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ महीने तक ही हम दे पाते हैं।
70-80% पेशेंट जब हम ये इतनी हाई डोज मेडिसिन देते हैं तो वो 2-4 महीने 6 महीने तक तो काम चला पाते, लेकिन उसके बाद वो उस हाई डोज को टॉलरेट नहीं कर पाते। थोड़ा फाइनेंशियल रीज़न भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फुल डोज वाली टैबलेट है वो एक टैबलेट लगभग 15-20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की एक गोली पड़ती है, तो कई लोग उसको लेना उनको फाइनेंशियली वायबल नहीं पड़ता, क्योंकि महीने का सिर्फ एक टैबलेट का खर्चा 1500 से 2000 रुपये तक चला जाता है, तो कई लोग उस कारण से भी उतना हाई डोज मेडिसिन नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप उस स्टडीज़ को देखेंगे कि ये स्टडीज़ इस दवा के साथ 80 मिलीग्राम ऑफ अटोरवास्टैटिन और 40 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन के साथ किया गया, फिर भी उनको 2-4 साल के बाद एंजियोग्राफिक फॉलोअप में कोई सिग्निफिकेंट रिग्रेशन नहीं मिला कि किसी को 80% से 50% हो गया। लोग हमसे आज भी किसी ने कमेंट किया था कि आप इस बारे में बात नहीं करते कि 2% रिड्यूस हो गया बहुत है। 2% रिड्यूस होने का प्रैक्टिकली और क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मान के चलिए अगर आपको 90% ब्लॉकेज है और आपको कम हो के वो 88% हो गया, तो इससे पेशेंट के मैनेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर 90% है तो भी उस पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, और 88% है तो भी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, 85% भी हो गया तो भी उसको नहीं, उसका गाइडलाइंस में वही रिकमेंडेशन होगा, वही ट्रीटमेंट होगा जितना जो उसको करना है। 2-5% रिडक्शन होने का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये 2-5% भी जो डिफरेंस आता है वो भी एंजियोग्राफिकली आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना माइल्ड डिफरेंस होगा। आईवास गाइडेड स्टडीज इन्होंने की थी, यानी इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड करके उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था, प्लाक बर्डन का रिडक्शन की बात करी थी, वो 2% मिलता है। मतलब मान के चलिए कि हार्डली कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है। और फ्रैंकली ये सब स्टडीज़ के लिए मैं फिर भी यही कहूँगा कि इनमें थोड़ा सा बायस तो होगा, क्योंकि ये सब फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स होते हैं। ये कंपनी तो डेफिनेटली चाहेंगी कि ऐसा डेटा दिखाना कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो। ये ट्रायल्स भी आज तक फेल हुए हैं ये डॉक्यूमेंट करने को कि दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज में कुछ सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिलता है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, 1% और 2% की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। अगर 90% से 89 हो गया या 89 से 88 हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन की बात करें तो एटलीस्ट हम ये तो मानेंगे कि 10 या 20% रिडक्शन तो हो। 80 का 70 हो गया या 70 का 60 हो गया तो पेशेंट के लिए कुछ सिग्निफिकेंस है, पर अगर 80 का 79 हो गया तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ना मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस है, ना पेशेंट के हार्ट अटैक के रिस्क में कोई डिफरेंस है, और ना पेशेंट को उससे कोई बेनिफिट होने वाला। हाँ, ये दवाइयों से इनफैक्ट बीमारी का बढ़ना भी पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, हार्ट अटैक का आने का चांस भी कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए आप दवा पर ये गारंटी मान के नहीं चल सकते कि आपने फुल डोज स्टैटिन भी लिया तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फुल डोज दवा भी लोगे तो उसके बावजूद भी अटैक आने का रिस्क कम हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। यानी ये स्टडीज़ जो हैं जो स्टैटिन के साथ भी हुई है वो ये डॉक्यूमेंट करती हैं कि दवा के बगैर अटैक आने का रिस्क 70-80% है, दवा के साथ 50-60% है, यानी 10-20% कुछ रिड्यूस हो गया। पर ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि आप उस पहले 50% में कि लास्ट के 50% में? वो तो किस्मत है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप को हार्ट अटैक नहीं आना है तो बने गैर दवा भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, और अगर आपकी किस्मत खराब है तो स्टैटिन लेने के बाद भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो 10-15% का अगर हार्ट अटैक के रिस्क में भी अगर रिडक्शन मिल रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेना ज़रूरी है दवा को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दवा नहीं लीजिए इसके लिए, पर लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसके भरोसे ज़िंदगी मान के चल सके कि कुछ नहीं होगा। खासकर अगर किसी का ब्लॉकेज 90-95% के आसपास है, तो 60-70% का होता है तो फिर भी हम दवा पर चलने देते हैं। 70% के ब्लॉकेजेस कई बार 5-5, 10-10 साल पेशेंट निकाल देते हैं, उतना सिग्निफिकेंट उनको दिक्कत नहीं आती है। और किसी पेशेंट में तो 10-10 साल भी हमने निकलते देखा है बिना प्रॉब्लम के। लेकिन ऑब्वियसली उसकी कोई गारंटी नहीं होती, हर पेशेंट में ब्लॉकेज बढ़ने का रेट अलग अलग होता है। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 70% से 80-90 एक साल में पहुंच जाते हैं, और ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 70% से 70 ही रह रहे हैं 10 साल के बाद भी। तो दोनों तरह के पेशेंट हमने देखे, पर कौन सा पेशेंट किस कैटेगरी में फिट होगा ये तो कोई भी डॉक्टर नहीं जानता, ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दवा के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, खासकर अगर आपका ब्लॉकेज 80-85% से ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है और अगर मेन नली में ब्लॉकेज है और अगर चलने में सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट पसीना हो रहा है, मेन नली कॉम्प्रोमाइज्ड है, बैकअप सप्लाई बहुत कम है, एलवी डिसफंक्शन है, तो फिर आपको प्लास्टिक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पेशेंट्स हमको कई बार एंजियोग्राफिक रिपोर्ट पार्शियली भेजते हैं और बोलते हैं कि साहब बताइए इसमें प्लास्टिक करना है कि नहीं। प्लास्टिक करना है कि नहीं ये डिफिकल्ट डिसीजन है, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पैरामीटर और सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज पर ही डिसाइड होता है। बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में लेकर चलना पड़ता है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना रिस्क है, कितना एम्बुलेटरी है पेशेंट, कितना पंप फंक्शन है, कितना वाइबल टेरिटरी है, हार्ट अटैक का कितना रिस्क होगा, नली जो इन्वॉल्व है उसका डायमीटर कितना है, कितना एरिया और कितने ब्रांचेस उस ब्लॉकेज के बाद से निकल रहे हैं,
एंजियोप्लास्टी के लिए फीजिबल है कि बाईपास के लिए फीजिबल है। बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रख के डिसाइड किया जाता है कि उसको पेशेंट को प्लास्टी करनी है या दवा पर रखना है। पर सिंगल पैरामीटर पर सिर्फ एंजियोग्राफिक परसेंटेज पर डिसाइड नहीं हो सकता। पर हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ दवा के भरोसे आप ये मान के चलें कि आपका ब्लॉकेज खुल जाएगा। जैसे कई बार डॉक्टर्स लोग कहते थे कि हाँ ये तो दवा से चलेगा। दवा से चलेगा जो वो बोलते हैं उसका मतलब ये है कि दवा से काम चलता रहेगा, अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, क्लॉटिंग का चांस कम हो जाएगा, प्लेक स्टेबलाइजेशन का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ब्लॉकेज कम हो जाएगा या 80 का 60-70 हो जाएगा, वो मत मान के चलिए। अब आते हैं दूसरी पैथीज की बात पर। काफ़ी लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक में ऐसा है, होम्योपैथिक में ऐसा है। देखिए, मैं एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन जो बाकी पैथीज पर कमेंट करें, लेकिन मैं सिर्फ साइंस पर बिलीव करता हूँ। आप मुझसे 100 पेशेंट लीजिए, आप मुझे उसमें डॉक्यूमेंट करके दिखाइए कि आपने पेशेंट का एंजियोग्राफी पहले किया, 80% ब्लॉकेज था, 100 पेशेंट आपने लिए या 1000 पेशेंट आपने लिए, आपने 6 महीने या 1 साल तक या 2 साल तक आपने दवा का कोर्स किया और उसके बाद आपका ब्लॉकेज 80 से 60 हो गया। ये आप मुझे एटलीस्ट 50% सक्सेस रेशियो के साथ करके दिखाइए, तो मैं मान लूंगा कि आपकी पैथी या जो भी आप दवाई दे रहे हो वो सक्सेसफुल है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो तो झूठा क्लेम है। झूठा क्लेम करने को मैं भी बोल सकता हूं कि आप अटोरवास्टैटिन ले लो और 5 साल में आपका ब्लॉकेज पूरा चला जाएगा। मैं प्रूव नहीं कर सकता उस चीज़ को। आप ये जानना और समझना इस चीज़ को ज़रूरी है। मैं अगर बोल दिया कि आपको कि 5 साल में 0 हो जाएगा और 5 साल बाद आप एंजियो करते हैं तो 80 का 80% निकलता है, तो मेरी बात गलत साबित होगी। तो इसीलिए कोई भी पैथी वाले पर या कोई भी डिटॉक्स थेरेपी, ईसीपी थेरेपी, पतंजलि की ट्रीटमेंट या कुछ भी थेरेपी पर विश्वास करने से पहले आप उनको बोलिए कि मुझे साइंटिफिक थेरेपी का एविडेंस दीजिए कि कितने % का ब्लॉकेज आपने खोला। और इसमें 2% की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 98 का 95 कर दिया आपने, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कई बार एंजियोग्राफी के एंगुलेशन से या एंजियोग्राफी किस व्यू में किया गया, क्या उस समय क्लॉट बर्डन वगैरह कैसा था, इससे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। एंजियोग्राफी में जो परसेंटेज मिलता है इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस की 92 मतलब 92 ही होगा, वैसा नहीं होता। इवन आईवस में भी 2-3% का वेरिएशन तो आ ही सकता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर किसी की कही सुनी बात पर विश्वास मत कीजिए। लोग फेक क्लेम्स बहुत सारे करते हैं। मैं भी कुछ कर सकता हूँ कि मेरे पास ऐसी एक रामबाण दवाई, ये नुस्खा है जो मैंने 1000 पेशेंट को दिया, सब ठीक हो गया, सबका ब्लॉकेज खुल गया। साइंटिफिक एविडेंस दिखाइए। और एविडेंस ऐसा नहीं कि मेरे घर के जर्नल में मैंने पब्लिश कर दिया। एक साहब मुझे बोले कि आप पतंजलि का डेटा देखिए और उनके वेबसाइट पर जाइए, उसमें प्रिंटेड है। उनकी वेबसाइट पे तो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, वो उसका क्या वैल्यू है। मैं मेरी एक वेबसाइट खोल लूँ, उसमें प्रिंट कर दूँ कि मैंने 10,000 पेशेंट को ट्रीटमेंट किया और सबके ब्लॉकेज खुल गए, सिर्फ मैंने उनको जादू की जड़ी बूटी दे दी और सब खुल गया, तो उस क्लेम का क्या वैल्यू है। उसको इंटरनेशनल डेटा तो कोई नहीं मान रहा। अगर आपका कोई साइंटिफिकली एक्सेप्टेड क्लेम है तो दुनिया में पबमेड करके जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल सोसाइटी है, साइंस डायरेक्ट है, पबमेड है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं जिस पर आपका डेटा, अगर आप अच्छा डेटा है और साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल डेटा है जिसमें कुछ भी सच्चाई है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, जो पबमेड इंडेक्स्ड जर्नल बोलते हैं। आप चाहे तो इनका डेटा को आप पबमेड में ढूंढ के देख लीजिए कि ये साहब ने कैसा क्लेम किया कि मैंने इस जड़ी बूटी को खिला के या इस दवा को खिला के या इस छाल को खिला के ब्लॉकेज इतना % रिड्यूस हो जाएगा। आपको कोई भी साइंटिफिक डेटा कहीं पे भी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश नहीं मिलेगा। इनफैक्ट फॉरेन वाले किसी बंदे को आप बोलोगे कि हम इस तरह का उनकी वेबसाइट में डेटा पब्लिश्ड है, वो साइंटिफिक डेटा को हम मानते हैं, तो वो हंसेंगे कि आपको साइंस का मतलब भी नहीं पता है। आपको अगर आप इस तरह की बातों पर विश्वास करते हो तो उसे सिर्फ अंधविश्वास बोला जाएगा, साइंस नहीं बोला जाएगा। साइंस में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। साइंस में सिर्फ फैक्ट्स की जगह है कि आपने ये जो बोला है, ये क्लेम को आप प्रूव करके दिखाइए, तो उसमें दम है। कि शायद कुछ साल पहले किसी साउथ में किसी बच्चे ने या किसी टीनेजर ने क्लेम कर दिया था कि वो पानी से पेट्रोल बना सकता है। जब साइंटिस्ट आए तो वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। उसमें यही था कि वो झूठ बोल रहा था, कहीं से वो उसमें पेट्रोल मिला दे रहा था और उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसमें वो पेट्रोल बना रहा था। तो इट वॉज कम्प्लीटली अ फेक क्लेम। तो साइंस इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। वो जानते हैं कि आप जो क्लेम कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रूव करके नहीं दिखा सकते। और प्रूव अगर करना है तो ऐसा नहीं कि मैं अपने ही पेशेंट में इतने में करूंगा। कोई भी रैंडम 1000 पेशेंट आपको दिए जाएंगे, आप उसमें आपका डेटा प्रूव करके दिखाइए कि आप 1000 पेशेंट आपने लिए, आप उनका ब्लॉकेज खोल रहे हो। और हर 1000 पेशेंट में ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली ये रैंडम 1000 पेशेंट मैंने लिए इसमें हो गया, ऐसा नहीं। 1000 दर 1000 यानी सैकड़ों लाखों पेशेंट में आपको डेटा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हर बार आपकी दवा कंसिस्टेंटली उतना ही अच्छा रिजल्ट दे रही है,
तो ही आपकी बात को माना जाएगा। मेरा विश्वास एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी पे इसलिए है क्योंकि एंजियोप्लास्टी में जो ब्लॉकेज हम क्लेम करते हैं कि ये 90% का 0% हो गया या 10% हो गया, ये प्रूवेबल डेटा है। इसका सीडी हम आपको दे रहे हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी ले जाइए उसको। मेरे पास रिव्यू एंजियो मत कराइए, आप दुनिया में किसी भी जगह एंजियो कराइए। आप मेरे यहाँ पे आपका प्लास्टी हुआ, आप बॉम्बे में लेके जगह कराइए, साउथ में कहीं पे कराइए, रैंडमली किसी डॉक्टर को जहाँ मैं नहीं जानता हूँ वहाँ पे भी आप जाके एंजियोग्राफी कराइए और वो आपको वही बोलेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज खुल गया है और अच्छा रिजल्ट है। 5% रिब्लॉकेज का चांस है एंजियोप्लास्टी में, वो मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है। और इस चीज़ को आप चाहो तो पबमेड में ढूंढ सकते हो। ये मैं जो कह रहा हूँ कि 5% रिब्लॉकेज का चांस है, आप बोलेंगे साहब इसका क्या एविडेंस है, ये मेरा डेटा है क्या? नहीं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेटा है। पबमेड में आप ढूंढ सकते हो। स्टेंट रीस्टेनोसिस टाइप करके देखिए गूगल पे, वो आपको पूरा डेटा दे देगा कि कितना स्टेंट रीस्टेनोसिस का चांस है, कौन कौन से तरह के स्टेंट आते हैं, कौन कौन से तरह के स्टेंट में कौन कौन सी स्टडी हुई है, उसमें कितना कितना % रीब्लॉकेज हुआ, डायबिटिक्स में कितना हुआ, नॉन डायबिटिक्स में कितना हुआ, डिफ्यूज डिजीज में कितना हुआ, माइल्ड डिजीज में कितना हुआ, लेफ्ट वेन में कितना हुआ, नॉन लेफ्ट वेन में कितना हुआ, सब डेटा आपको मिल जाएगा। इसमें मेरे कहे सुने का कोई वही नहीं है। मैं कुछ भी क्लेम करूँ उसकी कोई साइंस में मतलब नहीं है। अगर आप मेरी कही हुई बात को बिना सर्च किए मानते हो तो वो सिर्फ अंधविश्वास की कैटेगरी में आएगा। साइंस में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अंधविश्वास पर बिलीव करना उन वही लोगों को सूट करता है जो या तो अनएजुकेटेड है या पार्शियली एजुकेटेड है या सूडो एजुकेटेड है या जिन्हें साइंस का मतलब ही नहीं पता है। तो वैसे लोगों को कई बार मेरी भी ऐसे तरह के लोग फालतू के कमेंट्स करते हैं कि ये डॉक्टर तो पागल है, ये डॉक्टर तो कुछ भी इस तरह की बातें करता है। तो मेरी कई बार बहस भी हो जाती है कि आप मुझे पागल बोल रहे हो, आप देखो आप किस साइंस को बात कर रहे हो। ऐसे लोगों के क्लेम्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो उसने 50 लोग पर स्टडी कर ली या 5 लोग पर स्टडी कर ली और बोल दिया कि मेरी दवा इफेक्टिव है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। साइंस में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये वैसे ही है जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सक्सेस की हम बात करते हैं। हम बोलते हैं कि साहब एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई रियलिटी है इस बात में? क्या एप्पल खाने से एक्चुअली में आपको कोई बीमारी नहीं होती है? कहीं नहीं है ऐसा कोई डेटा। ये खाली कह सुनी बातें हैं कि हाँ मैंने बोल दिया एप्पल अ डे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो कुछ फायदा करेगा। तो ये सब चीज़ों का कोई डेटा नहीं होता और कोई साइंटिफिक सच्चाई नहीं होती। इसमें बस खाली कही सुनी बातें होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए अच्छा करते हैं, उससे बीमारी होने का चांस कम हो जाता है क्योंकि कुछ बेनिफिट करते हैं। पर क्या ये गारंटी कर सकते हैं कि बीमारी नहीं होगी? ऐसा नहीं है। जब बीमारी होगी तो दवा ही लेनी पड़ेगी, जब बीमारी होगी तो ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। जब आपको कैंसर हो जाता है तो आप या आपको कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो आप उसमें ये सारी थेरेपीज और फल सब्जी पर विश्वास नहीं करते। तो आप हार्ट के ब्लॉकेजेस में ऐसा क्यों सोचते हैं? जो बीमारी है उसको डील करना पड़ेगा। अब उसको बीमारी जो भी कारण से हुई, जिस भी कारण से हुई, अगर वो सिग्निफिकेंट बीमारी है तो उसको डील करना पड़ेगा। जब आप बाकी किसी बीमारी में या कोई अल्सर हो गया तो आप उसमें चमत्कार की उम्मीद करें कि ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, वो कर लो तो ठीक हो जाएगा, वो सब चीज़ों का सक्सेस रेशियो एनेक्डोटल रहता है। ये सारी थेरेपीज जो आप है, जो भी आप कर रहे हो, इनका आप 100 पेशेंट का डेटा निकाल के देख लो या 1000 पेशेंट का डेटा निकाल लो, ये 5% सक्सेस रेशियो भी आपको नहीं दे पाएंगे। प्रूवन सक्सेस रेशियो की बात कर रहा हूँ कि पहले एंजियोग्राफी किया, बाद में एंजियोग्राफी किया, और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने खुद दवाई दी और मैंने खुद ही एंजियोग्राफी किया। नहीं, आप किसी और थर्ड पर्सन से एंजियोग्राफी कराइए, उसका सीडी लेके आइए, फिर उसका एंजियोग्राफी उसको दवा दीजिए 1 साल तक, 6 महीने तक, जितना टाइम का मेरा कोर्स है दवा दीजिए। फिर किसी और पर्सन से एंजियोग्राफी कराइए जिसको पता नहीं है कि इसको दवा दी गई है कि नहीं दी गई है। इसे अनबायस्ड डेटा बोलते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का यही मतलब होता है कि इसमें जो डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा है और जो डॉक्टर आईवास कर रहा है उसको पता नहीं होता कि इस पेशेंट में दवाई दी गई है कि सिर्फ प्लेसेबो दिया गया है, यानी दवा के बदले कुछ दिया गया है, तो उसको पता नहीं होता, तभी वो प्रॉपर डेटा निकाल सकता है। अगर डॉक्टर खुद क्लेम कर रहा है और खुद ही अपना टेस्ट कर रहा है तो वो डेफिनेटली झूठ ही बोलेगा कि ये दवा से तो मैंने टेस्ट किया और सारे ब्लॉकेज खुल गए। तो उसको दूसरे आदमी जब वेरीफाई करेंगे तब वो क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं कि एक्चुअली कुछ फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं। और उसमें भी थोड़ा स्टैटिस्टिकल वेरिएशन को वो लोग मान के चलते हैं कि 2-5% के वेरिएशन को तो वो मानते ही नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट जिसमें पी वैल्यू 0.05 से कम अगर आ रही है तो ही उसमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वेरिएशन माना जाता है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू आज के डेट में साइंस में नहीं है। तो आई थिंक इस मेरा पर्सपेक्टिव जो है
कि मैं क्यों इस तरह की बाकी पैथीज पर, और इनफैक्ट मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी में भी ऐसी कोई दवा है जो खुल जाएगी। आप बोलेंगे मैं एलोपैथिशियन हूँ तो इसलिए मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं एंजियोप्लास्टी की बात कर रहा हूँ या बाईपास की बात कर रहा हूँ। मैं एंजियोप्लास्टी में आपको डेटा दे सकता हूँ, आप मुझे 100 पेशेंट देखिए, मैं 100 के 100 के ब्लॉकेज खोल दूंगा आपको, और रीब्लॉकेज का 5% होगा, गारंटी के साथ खोल दूंगा। मुझे उसमें कोई किसी को पूछने दिखाने की जरूरत नहीं। आप उसी सीडी को 50 जगह वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्टर जो क्लेम कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हर आदमी को स्टेंटिंग की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। कई लोग अब ये भी क्रिटिसाइज करेंगे कि डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि हर पेशेंट में स्टेंट कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। स्टेंटिंग के भी इंटरनेशनली रिकमेंडेड गाइडलाइंस है कि इतना % से ज़्यादा ब्लॉक होगा, पेशेंट को तकलीफ होगी, दवा से नहीं रिस्पॉन्ड करेगा तो स्टेंट करना है। 70% से कम है या कोई तकलीफ नहीं है, छोटी नली है तो दवा पर चला सकते हैं। चलाने का मतलब ये नहीं है कि खुल जाएगा, चलाने का मतलब काम चला सकते हैं, अटैक आने का रिस्क दवा से कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ साइंटिफिक है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हर पेशेंट को मैं स्टेंटिंग के लिए बोल रहा हूँ। पर हाँ, जहाँ इंडिकेटेड है और जहाँ 90% 95% ब्लॉक है, बड़ी नली में है, हार्ट अटैक का रिस्क है, तो वहाँ कुछ भी आप कर लीजिए, कितने साइल तक कितनी भी ECP करा लीजिए, कितनी भी बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, आपको 5% का भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। वो मैं गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ। एक आध केस में एनेक्डोटल कोई आदमी बोल दे मेरे एक रिलेटिव का ऐसा हुआ था, मैंने एक्चुअल में ऐसी भी मेरी कुछ लोगों से बहस हो गई, लोगों ने ऐसे क्लेम किए, मैंने उनको बोला कि ठीक है मुझे पहले का और बाद का CD भेजो। आज तक एक आदमी ने भी मुझे फर्दर CD नहीं भेजा या रिकॉर्डिंग नहीं भेजा। कि लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया कि मेरे एक रिलेटिव का पहले ब्लॉकेज था, अभी 40% हो गया, पहले 80% था। मैंने बोला CD भेजो, डेफिनेटली हो ही नहीं सकता कि उसका पहले 80% था और अभी 40% था। आप मुझे प्रूफ भेजो, कुछ ना कुछ टेक्निकल गलती है, पॉसिबल नहीं है कि उसका 80 का 40 हो गया हो। एक ही सर्कमस्टांस है कि जिसमें ऐसा हो सकता है कि पहले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज ना रहा हो, सिर्फ ब्लड क्लॉट रहा हो, जो कि कुछ टाइम में अपने आप खुल जाता है। ब्लड क्लॉट में भी नली पतली दिखती है, जिसको जब आप अटैक के टाइम एंजियोग्राफी करते हैं तो नली आपको पतली दिखेगी। तो 4-6 महीने बाद या साल भर बाद जब वैसे ही आदमी का आप रिपीट एंजियो करोगे तो वो नली आपको खुली दिखेगी। उसका रीज़न ये है कि पहले वहाँ ब्लॉकेज ही नहीं था, सिर्फ ब्लड क्लॉट था जो कि दवा से खुल गया है, अभी उसमें पहले से बेटर दिख रहा है। पर लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पहले का कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज था तो चला गया। अगर वेरिएशन आता भी है तो उसका चांसेस 2-5% है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसे साइंस पर बिलीव करेंगे जिसका सक्सेस का चांस 5% है, या ऐसे साइंस पर बिलीव करेंगे जिसका सक्सेस का चांस 95% है। ऑब्वियसली आपका किस्मत या आपका लक तो उस तरफ ज़्यादा फेवर करेगा कि आप ऐसी थेरेपी के लिए जाओ जिसका सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट गारंटेड है, 95% है। आप ऐसे चीज़ पर अगर अपना पैसा लगाने की कोशिश करोगे जिसका सक्सेस 5% है या गारंटी कोई नहीं है, तो वो आप ही बेवकूफ़ कहलाओगे। आप उसको फॉलो कर रहे हो तो दुनिया की नज़रों में आप ही बेवकूफ़ कहलाओगे, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कि आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला और फाइनली आपको एंजियोप्लास्टी ही करानी पड़ेगी। तो वैसी चीज़ों के लिए जाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जब बिगड़ती है तो फिर जान बचने का टाइम नहीं देती है। 30% पेशेंट का जब हार्ट अटैक आता है तो मृत्यु हो जाती है, 15% पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, घर पे ही मर जाते हैं। तो ऐसी बीमारी के साथ क्यों एक्सपेरिमेंट करना, जहां आपको पता है कि जब गड़बड़ हुई तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, घर पर पेशेंट खत्म हो जाएगा और जिंदगी भर आपको मिलेगा सिर्फ अफसोस कि आपने गलत डिसीजन लिया। तो वैसी बीमारी के साथ क्यों एक्सपेरिमेंट करना। खांसी, बुखार, जुकाम, बहुत सारी बीमारियां जहां पर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। स्किन की बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, करिए एक्सपेरिमेंट। सक्सेस नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये तो नहीं कि पेशेंट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, आपको रिएक्ट करने का टाइम तो मिलेगा, पर इसमें आपको टाइम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर गड़बड़ होती है तो तुरंत मृत्यु हो सकती है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट, अगर किसी व्यक्ति को एंजियोग्राफी में 20-30% ब्लॉकेज आता है तो क्या उसको दवा की ज़रूरत है और वो 20-30% 0% हो जाएगा दवा से? यूजली 0% नहीं होगा। वैसे पेशेंट को दवा पर हम कई सालों तक चला सकते हैं, 10 साल 15 साल भी चला सकते हैं, क्योंकि वो 30% से 70% पहुँचने में हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है कभी भी ना पहुँचे। पर हाँ, एंजियोग्राफी अगर किसी का नॉर्मल आता है या उसमें 10-20% का ब्लॉकेज होता है तो वैसे पेशेंट को हम दवा पर ही चलाते हैं। 70% से ज़्यादा होता है और पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, ज़रूरी होता है, बड़ी नली होती है तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, उससे कम होता है, छोटी मोटी नली होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं तो दवा पर चलाते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि 30% वाला जो ब्लॉकेज है वो दवा से खुल जाएगा या 60% वाला वो दवा से खुल जाएगा। हाँ, उसमें हार्ट अटैक आने का चांस दवा से कम हो जाएगा और कई साल तक आप दवा पर काम चला सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ लोग पूछते हैं कि अगर किसी को बॉर्डर लाइन लेजन है, 60-70% का लेजन है, तो वहाँ स्टेंट करने का ज़रूरत है या नहीं।
वैसे केसेस में एक FFR करके टेक्निक होती है, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्निक, उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप FFR में असेसमेंट करते हैं कि ब्लॉकेज के आगे और पीछे ब्लॉकेज में प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, और उसके बेसिस पे अगर FFR पॉजिटिव आता है तो प्लास्टी करना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है तो नहीं करना चाहिए। स्टडीज़ ने शो किया कि FFR गाइडेड प्लास्टी से पेशेंट को फायदा होता है, FFR गाइडेड अगर नेगेटिव है, आपने प्लास्टी छोड़ दिया तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और कॉन्सेप्ट जो काफ़ी लोग डाउट कर रहे थे कि हार्ट अटैक जब पेशेंट को आता है, हम खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटिप्लेस, टेनेक्ट्रिप्लेस इंजेक्शन देते हैं, ये इंजेक्शन क्लॉट को ही डिसॉल्व करते हैं, ब्लॉकेज को नहीं डिसॉल्व करते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के ऊपर ब्लड क्लॉट आके जम जाता है तो हार्ट अटैक आता है। ये इंजेक्शन खाली टाइम बाय करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ये इंजेक्शन का सक्सेस रेशियो खाली 30 to 50% रहता है। उस कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को ये कुछ नहीं कर सकते, खाली ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे ताकि रक्त का प्रवाह चालू हो जाए। ब्लड क्लॉट डिसॉल्व होने से थोड़ा सा ब्लड सप्लाई मिल जाएगा, बाद में तो आपको आगे जाके प्लास्टी ही करनी पड़ेगी उसमें ताकि परमानेंट रिजल्ट मिले। ये इंजेक्शन 24 घंटे भी कंटिन्यूस असर दे पाएंगे यानी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसमें से 15 से 25% पेशेंट्स को वापस से हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपको उसमें एंजियोप्लास्टी ही करनी पड़ेगी। बाकी सब थेरेपी से, इंजेक्शन से जो है खाली टाइम आपको मिल जाता है ताकि आप ऐसे पेशेंट को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर सके जहां एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी है। आपको टाइम बाय करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस वैसे नहीं है जैसे डेस्टिनेशन थेरेपी है कि आपने दे दिया और काम खत्म हो गया, वैसा यूजुअली नहीं होता है। आई नो कि इसका वीडियो के जवाब में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग मुझे पागल कहेंगे, गधा कहेंगे, बहुत सारी गालियां देंगे। ऑब्वियसली देखिए, मैं फ्रैंकली कहूँ, ये वीडियोस बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ पब्लिक एजुकेशन है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हो, आप गलत चक्करों में ना पड़ें। ये चैनल स्टार्ट करने के बाद फ्रैंकली मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और ऐसी पैथीज़ के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं, और क्लियर नेग्लिजेंस है ये लोगों की, या मैं कहूँ अनएजुकेटेड लोग हैं या पार्शियल एजुकेटेड लोग हैं जो बेचारे ये सब लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों की गलती नहीं है, गलती ऐसे लोगों की है जो फ्रॉड्स कर रहे हैं आपके साथ और जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं इस नाम पर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट गलत नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट में मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है। इनफैक्ट कार्डियोलॉजी में मैल प्रैक्टिसेस की वजह से ही कार्डियोलॉजी बहुत ज़्यादा बदनाम है आज के में। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हमारे ऊपर भी पेशेंट्स कई बार आते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, 4 जगह CD को डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्लास्टिक के लिए हाँ बोलते हैं। तो वो चीज़ है और हर जगह में, हर फील्ड में काली भेड़े होती है, तो उसमें के बारे में तो मैं कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दूसरों पर कमेंट करने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थेरेपी कोई आपको बता रहा है जिसको आप 4 जगह वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये डॉक्टर बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको ट्रस्ट करना ज़्यादा अच्छा है। और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में लिखा है उसे फॉलो करना, या जो दुनिया की 99% पॉपुलेशन फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करना ज़्यादा साइंटिफिक है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऐसे किसी गुरु ने बोल दिया या ऐसे किसी स्वामी ने बोल दिया कि किसी पैथी स्पेशलिस्ट ने बोल दिया, किसी योगा वाले ने बोल दिया, आपने उसको मान लिया, तो उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और उसमें सक्सेस होगा इसका चांस भी काफ़ी कम है। मेरे इस टॉपिक में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि क्या क्वेरीज हैं और क्यों मेडिसिन का जो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेडिसिन से ब्लॉकेज नहीं खुलते हैं, उसकी क्या रियलिटीज़ है, उसके क्या प्लसेस माइनस है और मेरे क्लेम का एक्चुअल में मतलब क्या है, वो मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब लोग गालियाँ देते हैं, पागल कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। वो ऑब्वियसली हर्ट तो होता है, लेकिन आपको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ तो इसका पीछे ये है कि साइंटिफिक फैक्ट्स है। अगर आप मुझे गलत प्रूव कर सकते हैं तो प्रूव करिए, आप डेटा लेके आइए कि ये ट्रायल डेटा है जो कह रहा है कि मेरा जो कहना है वो गलत है, आप करिए। कुछ लोग ऐसे में एक और चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया था कि करेज और इस्कीमिया ट्रायल के बारे में बात करते हैं, उस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा और एक और ऑलरेडी वीडियो में मैंने इस बारे में बात की है। ये ट्रायल स्टेबल एंजाइना के पेशेंट में, हार्ट अटैक के पेशेंट में एप्लीकेबल नहीं है। लोग इसको भी यूज़ करके बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को, तो उस बारे में भी मैं बात करूंगा कि ये स्टेबल एंजाइना की ट्रायल्स है और स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में क्या फ़र्क होता है। तो आप डेफिनेटली उसको मत कोट करना चालू कर दीजिएगा कि आपके एलोपैथी में करेज और इस्कीमिया ट्रायल ने ऐसा बोला है और आप बिल्कुल गलत हो, आपको कुछ नहीं पता है। तो करेज और इस्कीमिया ट्रायल को आप चाहें तो गूगल पे आर्टिकल्स अवेलेबल है, आप ध्यान से पढ़िए कि किस तरह के पेशेंट्स उनको ने लिया था और क्या एग्जैक्टली क्लेम की बात कर रहे हैं।
इसमें हार्ट अटैक के पेशेंट्स पहले दिन से एक्सक्लूड कर दिए गए थे। तो ये उन पेशेंट्स में है जिनको 60-70% का ब्लॉकेज होता है और उनको क्रिटिकल ब्लॉकेज है ही नहीं। उसमें इवैल्यूएट किया है कि दवा और स्टेंटिंग के बीच में लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी का डिफरेंस है और हार्डली 3-4 साल की ट्रायल्स हैं। ऑब्वियसली स्टेबल एंजाइना में आपको अगर ट्रायल करना है तो 10 साल 15 साल फॉलोअप करना पड़ेगा। 3-4 साल के ट्रायल की इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि 3-4 साल में मृत्यु दर ही बहुत कम होगा, तो आपको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस वैसे भी नहीं मिलने वाला था। खैर, उस बारे में अलग टॉपिक में बात करेंगे। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। फ्रेंड्स कई बार आधी इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत से गलत बात आपको सिखा देते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से आप गलत चक्करों में पड़ जाते हैं और कई बार चीट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे विथ फैक्ट्स एंड विथ एविडेंस, ताकि आप उसको समझ सकें, समझा सकें, पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकें और उनकी हेल्थ को बेटर वे में डील कर सकें, बीमारी को समझ सकें, चीट ना हो जाए। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और हम अपना अच्छा काम जो हम कर रहे हैं आपके लिए फ्यूचर में भी कंटिन्यू रख पाएंगे। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप चाहे तो उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।